तो गाइस सबसे पहले तो हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम लोग जो है वो एक टॉपिक जो है वो कवर करेंगे जो 23 जून के टॉपिक्स हैं, दो टॉपिक्स। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो इंट्रोडक्शन में थोड़ी देर बाद आपको दूंगा, अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठो। और जो भी चीज़ बता रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, तो आपको जो भी चीज़ मैं बताऊंगा ध्यान सुनना है और चीज़ों को नोट डाउन करना है, राइट। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये करंट अफेयर्स का लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए, और थोड़ी देर बाद मैं आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी जानकारी दूंगा, बट पहले ये टॉपिक समझो। बड़ा इजी सा टॉपिक है गाइस, घड़ियाल। इसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना था, इसी के बारे में हम जो है वो चर्चा करने वाले हैं। 17 जून को वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे मनाया गया था। तो इंडिया ने सेलिब्रेट किया है घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोग्राम की गोल्डन जुबली को, राइट। तो पहला पॉइंट तो ये आप अपने साथ जो है वो लिख लो कि 17 जून वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। ये पहली चीज तो आप ये जो है वो लिख लीजिएगा। और साथ ही साथ हमारा जो घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है, उसकी एक गोल्डन जुबली है, राइट। तो वो सेलिब्रेट हुई है ना। अब उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 17 जून पर सेलिब्रेट की गई 50वीं एनिवर्सरी घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोग्राम की, यानी कि गोल्डन जुबली। अब प्रोग्राम ये कब स्टार्ट हुआ था? अब ये आपने प्रोग्राम लिख लिया, गोल्डन जुबली लिख ली, एक नीचे एक लाइन बनाओ और ये लिखो कि 1975 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ। 1975। और इस प्रोग्राम को इंडिया, यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इन्होंने मिलकर जो है वो इसको 1975 में इस प्रोग्राम को जो है वो शुरू किया था। अब नाम से समझ में आ रहा है कि ये प्रोग्राम जो है वो घड़ियाल को प्रोटेक्ट करने का ये प्रोग्राम है, राइट। अब घड़ियाल जो है वो इसका साइंटिफिक नेम भी जो है वो आप लिख लो। ये इसका साइंटिफिक नेम है गावियालिस गैंगेटिकस। गावियालिस गैंगेटिकस। तो ये घड़ियाल, कभी कभी ये लोग स्टेट PSC वाले साइंटिफिक नाम जो है वो पूछ लेते हैं। और दुनिया के सबसे एंशियंट रेप्टाइल्स में से एक ये माना जाता है घड़ियाल। और ये सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलते हैं गाइस। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि घड़ियाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाए जाते हैं। अब घड़ियाल दिखता मगरमच्छ से जो है वो अलग है, क्रोकोडाइल से आपको ऑलरेडी जो है वो पता है। इसका मतलब जो मुंह जो होता है ना, इसका थोड़ा सा लंबा टाइप का जो है वो होता है, राइट। तो मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं। और ये एक हेल्दी रिवर इकोसिस्टम का इंडिकेटर स्पीसीज है, पता है। यानी कि अगर कोई नदी जो है वो अच्छी है, उसका इकोसिस्टम हेल्दी है, तब वहां पर आपको घड़ियाल जो है वो देखने को मिलेंगे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के पीछे का मेन कारण और भी होता है। ये होता है कि इसकी उपस्थिति ये बताती है कि उस क्षेत्र का, यानी कि जहां पर भी घड़ियाल पाए जा रहे हैं, तो उस क्षेत्र का जो इकोसिस्टम है, एक्टिविटी इकोसिस्टम, वो बेहतर है। अब ऑब्वियस ही बात है क्योंकि उस घड़ियाल को खाना मिल रहा है, मतलब वहां पर वेरियस रेंज ऑफ स्पीसीज हैं, वहां की बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जो है वो अच्छी है, बस दैट्स इट। घड़ियाल सिर्फ साफ पानी में रहता है, पता है आपको, क्लीन अनडिस्टर्ब्ड रिवर में जो है वो सर्वाइव करते हैं, साफ पानी में। चंबल नदी, जहां ये कंजर्वेशन शुरू हुआ, आज भी यहां पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि काफी अच्छी बायोडाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है, क्लीन रिवर, राइट। और ये श्रेय जो है वो जाता है हमारी इस प्रोग्राम को, क्योंकि इसके प्रोटेक्शन के थ्रू हमने चीजों को जो है वो साफ रखा कि ये जहां पर सर्वाइव कर सके, इसका हैबिटेट जो आवास है इसका, जहां पर ये रह रहा है, क्योंकि आवास सही रहेगा, हैबिटेट सही रहेगा, तो स्पीसीज जो है वो आराम से सर्वाइव कर जाएगी। एज सिंपल एज दैट। चंबल नदी के किनारे से एग्स जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं, राइट, यानी कि इसके घड़ियाल के अंडे कलेक्ट किए जाते हैं। लखनऊ के अंदर कुकरेल रिहैब सेंटर भी है, राइट। 3 से 5 साल तक जो है वो, यानी कि छोटे जो घड़ियाल जो होते हैं उनको वहां पर रखा जाता है अच्छी कंडीशन में। और जब ये स्ट्रांग जो है वो हो जाते हैं तो वापस उनको चंबल नदी में छोड़ दिया जाता है, राइट। यानी कि क्योंकि बचपन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बचपन में जो स्पीसीज रहती है वो सर्वाइव कर जाएंगी, तो ऑब्वियसली बात है कि फिर आगे बड़े होकर उनका सर्वाइवल जो है वो और बेहतर हो जाएगा। पहले हमारे पास पता है आपको 200 से भी कम घड़ियाल बचे हुए थे। आज की डेट में 2000 से 2500 के बीच उनकी पॉपुलेशन हो गई है। बट स्टिल IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये लिख लेना ये वाला पॉइंट। IUCN, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, सिर्फ वही वाले पॉइंट्स लिखो, और जितना बोल रहा हूँ कि वो पॉइंट लिखना है बस उतने ही लिखो, क्योंकि वही चीज आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है। अब सुन लो कुछ और चीजें, जो ये मगरमच्छ जो होते हैं ना, क्रोकोडाइल या क्रोकोडाइलियन की प्रजाति जो होती है, जैसे एक मगरमच्छ होता है, एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है, एक घड़ियाल होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो देखो, घड़ियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड आता है, मगर जो होता है वल्नरेबल है, और लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। इसकी एक बार फोटो देख लेना तीनों की डिफरेंसेस में, ये लिख लो। मैं जब बता बोलता हूँ ना आपको ये देख लेना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ सुनना है, इसको साइड में लिख लेना है आपको।
कि हाँ यार सर ने बोला इसकी फोटो देखनी है तो मतलब देखनी है, राइट? क्योंकि ये भी आपकी प्रिपरेशन का एक हिस्सा जो है होता है, चीजों को देखते हो ना तो और अच्छी क्लैरिटी से चीजें समझ में आती है। तो लिख लो कि मुझे मेरा ये टास्क है, ये लेक्चर फिनिश होने के बाद जो भी चीज मैं आपको बोलता हूँ वो आपको साइड में लिखते जाना है। और फिर जैसे ही लेक्चर खत्म हो रहा है उसके बाद फिर ये नहीं करना कि अरे यार शाम में देख लेंगे, अरे यार कल देख लेंगे, नहीं, उसी समय जो टास्क दिया है वो तुरंत के तुरंत फिनिश होना चाहिए, नहीं तो फिर वो प्रोकास्टिनेट होता रहता है, फिर एक टाइम के बाद आप बोलते हो चलो यार फिर से शुरू करते हैं। ये होता है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, यही तो गलती है आप लोगों की। फिर बोलते हो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, उसके पीछे आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने टाइम पर रहते हुए चीजें करी नहीं। फिर जब एग्जाम आता है तो सोचते हो अरे यार अब अगले साल लगकर जो है वो तैयारी करेंगे, फिर अच्छे से जो है वो देंगे, अब कोई भी दिन छोड़ेंगे नहीं, फिर वही प्रोकास्टिनेट होता रहता है। अपने हर दिन को संभालो, जहां आपने अपने हर दिन को संभाल लिया ना, हर दिन को मैनेज कर लिया, तो एग्जाम आराम से निकलेगा। आपका एग्जाम नहीं निकलने के पीछे भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, और ये बात सत्य है भाई, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एग्जाम टफ आ रहा है ये बोल देते हो, यार यार इतना वास्ट सिलेबस है। भाई आपके पास टाइम रहते हुए आपने नहीं किया तो गलती किसकी है इसमें? आप ही की है ना। टाइम रहते पूरी चीज करनी है, भाड़ में जान दो दुनिया को एक दो साल के लिए, भाड़ में जान दो फंक्शंस, भाड़ में जान दो दोस्तों को, सिर्फ फोकस करना अपने ऊपर, क्योंकि जिस दिन ऑफिसर बन जाओगे ना, उस दिन दुनिया में पूछ जो होगी वो सिर्फ आप ही की होगी। लोग आप ही को पूछेंगे, आप ही को बुलाएंगे, आप ही की इज्जत होगी। तो वो इज्जत पाना चाहते हो तो उसके लिए आज थोड़ा कठोर परिश्रम करना। अगर 10 घंटे देने के लिए रेडी हो अपने ऊपर, तभी जो है वो चीजें आगे बढ़ना है। 10 घंटे का मतलब ये है कि अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना नहीं है 10 घंटे। वो भी आएगा एग्जाम से पहले, 10-12 घंटे तो पढ़ोगे ही, बट उन 10 घंटे में अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी, प्रोडक्टिविटी की, अपने आप को कैलकुलेट करो कि भाई कितना प्रोडक्टिव आप जो है वो काम कर रहे हो दिन में। पूरे दिन सो रहे हो रील देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सुनो आगे की कहानी। 2007 की अगर हम बात करें तो यहां पर एक इकोलॉजिकल डिजास्टर ने 112 रेड घड़ियाल को खत्म कर दिया था। फिर उसके अलावा फिशिंग एक्टिविटीज हो रही है, इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है, तो इसके कारण से इन लोग को बड़ा खतरा जो है वो आज की डेट में हो रहा है। देखो लिखा है ना, इलीगल सैंड माइनिंग और ये सब चीजों के कारण। ठीक है, तो लोकल विलेजर्स फिशरमैन को हम लोग जो है वो सिखा रहे हैं कि भाई इनके प्रोटेक्शन के लिए जो है वो काम करो, है ना, इनके हैबिटेट को डिस्टर्ब मत करो। स्कूल कॉलेजेस को इन्वॉल्व किया जाता है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे पे वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो हमें बस अब इस चीज को मेंटेन रखना है, तो हमें लॉन्ग टर्म जो है वो मॉनिटरिंग करना जरूरी है। घड़ियाल की इकोलॉजी और रिवर की हेल्थ पर कंटिन्यूअस रिसर्च करना है। पल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए स्ट्रॉन्ग सर्विलांस सिस्टम होना चाहिए, मॉनिटर करना बहुत जरूरी है ना। तो ये सब चीजें आपको मतलब ये याद रखने वाली चीज नहीं है। भाई आप सिर्फ सोचो कि आप एक कलेक्टर हो, आपको जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट में ये फलाना प्रजाति को प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट तभी किया जाएगा ना, उसको प्रॉपर डेटा होगा, रिसर्च होगी, कितने नंबर्स बढ़ रहे हैं कितने नहीं बढ़ रहे हैं। भाई आपको एग्जाम पास करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आज कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट डे कितने, आपको पूरा अपना रूटीन जो है वो पता होना चाहिए, डिसिप्लिन में आपको रहना जरूरी है। तो बहुत सिंपल चीज, ये याद रखने वाली चीजें नहीं होती हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो, यानी कि कानून को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो, लागू करो, लीगल चीजों को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो, है ना। तो ये सब चीजें, चंबल के अलावा दूसरी नदियां भी जो है उनको भी सेकेंडरी हैबिटेट बनाया जाए। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है वो डेवलप किए जाए, जिससे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो इनकी इंप्रूव हो, बूस्ट हो। तो चलिए बताइए कि घड़ियाल जो है वो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में आता है। देखते हैं किसने बहुत ध्यान से सुना है इस टॉपिक को और कौन आंसर देता है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, गडकरी साहब ने जो है बोल दिया था कि भाई देखो आजकल तकलीफ भी बहुत होती है, हम फास्ट टैग पे जाते हैं, कभी वो खुल रहा है कभी नहीं खुल रहा है, स्कैन नहीं कर रहा। कई बार उसमें रिचार्ज कराओ तो पैसे नहीं रहते, तो कई बार फिर उस पर रिचार्ज कराना रहता है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम फास्ट टैग में हो रही थी। तो गडकरी साहब ने बोला कि चलो हटाओ अलग, आप लोग लो 3,000 रुपए का एनुअल पास और बढ़िया घूमो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिचार्ज कराओ, पूरे साल भर के लिए फुर्सत हो। तो इससे फायदा जो होगा वो रेगुलर बेसिस पर जो लोग ट्रैवल करते हैं, है ना, टोल नाका रेगुलर बेसिस पर जो लोग क्रॉस करते हैं, तो उनको जो है वो काफी फायदा होने वाला है। तो बस यही था इसका टॉपिक, और कुछ नहीं है। फास्टैग बेस्ड एनुअल पास स्कीम है ये, 15 अगस्त 2025 से लागू होने जा रही है, लिख लेना ये। एक नई फास्टैग बेस्ड एनुअल पास स्कीम 15 अगस्त से जो है वो लागू हो जाएगी। और यस, दिस इज फॉर नॉन कमर्शियल व्हीकल्स, ये ट्रांसपोर्ट वालों के लिए नहीं है, ये प्राइवेट लोगों के लिए है। बट हाँ, प्राइवेट लोग भी आजकल जो है वो बहुत ट्रैवल जो है वो करते हैं। मैं खुद ही जो है वो महीने में 2-3 बार तो मेरा खुद की ट्रैवलिंग जो है वो होती है। ऐसे काफी सारे लोग हैं जो प्राइवेट व्हीकल से जो है वो ट्रैवल करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी। कुछ लोग जो पढ़ने जाते हैं या फिर जॉब्स के लिए जाते हैं, तो वीकेंड पे अपने घर आते हैं अपनी खुद की गाड़ी से, जो 200-400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहते हैं। तो ये तो उनके लिए काफी अच्छी चीज है ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अनाउंस किया है फास्ट टैग बेस्ड एनुअल
पास नॉन कमर्शियल व्हीकल के लिए। तो ये लिख लेना किस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था, वैसे से लिखने की जरूरत नहीं, फास्टैग स्कीम ऑब्वियस रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लिए, बट फिर भी लिख लो। 3,000 रुपए इस पास की कॉस्ट होगी, 1 साल की वैलिडिटी, या फिर 200 ट्रिप, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए, राइट। इसका मतलब अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है, दिस इज लिमिटेड। 1 साल में अनलिमिटेड ट्रिप्स नहीं है, 200 हाईवे ट्रिप्स है बस, यानी कि 200 टोल नाके को आप क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, कौन यूज करेगा? प्राइवेट व्हीकल्स यूज करेंगे, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए नहीं है ये, समझे आप? बस ये चीज फैक्ट जो है वो ध्यान में रखो आप। अब ये पर्पस क्या था इस स्कीम का? तो नॉर्मल सी बात है यार, रिपीटेड टोल चार्जेस को अवॉइड करने के लिए, स्पेशली उन एरियाज में जहां टोल बूथ 60 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है वो लगातार होते हैं। जैसे मैं उज्जैन जो है वो जाता हूँ महाकाल के लिए, महीने में एक बार मेरा ट्रिप जो है वो लगता ही है महाकालेश्वर का, हर हर महीने का एक ट्रिप मैं बनाता ही हूँ। तो उसमें जैसे मैं भोपाल टू उज्जैन जो है वो जाता हूँ, तो उसमें मुझे ऑलमोस्ट चार चार या पांच जो है वो टोल जो है वो पड़ता है। तो ये अच्छा है। अब जैसे मैं महीने के 300 रुपए, 350 रुपए जो है वो टोल में जो है वो खर्च करता हूँ, तो उसके लिए मुझे बार बार रिचार्ज कराना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। अब मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा, मैं एक बार में 3,000 का पास लूंगा, और साल भर के लिए मेरी फुर्सत हो गई, और उसके अलावा भी मुझे कोई बड़ी ट्रिप करनी है तो मैं कर सकता हूँ आराम से। जैसे होता है कई बार मैं दिल्ली जो है पहुंच जाता हूँ अपनी गाड़ी से, क्योंकि मुझे खुद रोड ट्रैवल बड़ी अच्छी लगती है। बस यही चीज जो है बता रही है। फास्टैग क्या है मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। व्हीकल की विंडशील्ड के अंदर जो है वो चिपका होता है, ये आप जानते हो, सामने वाला कांच के अंदर चिपका होता है। अब ये फास्टैग जो होता है वो आपके प्रीपेड वॉलेट से या बैंक अकाउंट से लिंक होता है। अब यार बैंक अकाउंट से लिंक वाला तो मेरा तो नहीं है, मेरा तो प्रीपेड वाला ही है। अब बैंक अकाउंट से लिंक वाला भी आ गया है शायद, अब मैंने तो यूज नहीं किया है, बट यस ऑप्शन है बैंक अकाउंट से लिंक करने का भी। टोल बूथ्स पर RFID स्कैनर्स टैग जो है वो स्कैन करते हैं, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म भी है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि RFID का फुल फॉर्म बताओ, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, लिख लो। RFID स्कैनर्स होते हैं जो स्कैन करते हैं इसको। टोल अमाउंट जो है वो ऑटो डिडक्ट हो जाता है, तो कैशलेस कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन होता है। आजकल तो बहुत फ्रॉडबाजी भी चल रही है टोल पे, पता है आपको? तो ये सब चीजें भी आपको, रियलिस्टिक चीजें भी पता होनी चाहिए। टोल पे आप गाड़ी खड़ी कर रहे हो, सामने वाला बता रहे सर स्कैन ही नहीं हो रहा, और साले स्कैन कर लेते हैं, पता है? अपने पास थोड़ी देर बाद मैसेज आता है, अरे स्कैन ही नहीं हो रहा, अब कैश दो। ऐसा बोलते हैं ना टोल वाले कई बार। कभी नहीं देना चाहिए, बोलना चाहिए यार पीछे वाले टोल से आ रहा हूँ मैं, स्कैन हुआ ले देख ले, ये क्यों नहीं हो रहा, तुम्हारे में खराबी है। मैं तो अड़ जाता हूँ, मैं नहीं रोकता, मैं नहीं देता पैसे। फिर वो मजबूरन या तो करता है या तो फिर छोड़ता है, बोलता है छोड़ जा, क्योंकि इन लोग भी अपने जेब भरते हैं ना यार, सोचते हैं कि जो है वो हो जाए। बट ये बता है ये बड़ा रिस्की है, अधिकारियों की इस पर सख्त नजर जो है वो होनी चाहिए। आप समझिए मेरी बात को। कोई गाड़ी पास हो रही है और उसका अगर आप एंट्री जो है वो नहीं कर रहे हो, तो कल को उस गाड़ी अगर कोई क्राइम करेगी ना तो उसका रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगा। हालांकि यस CCTV हैं, रिकॉर्ड पता लग जाता है, बट फास्टैग से और एक्यूरेट रिकॉर्ड जो है पता लग जाता है कि किस टाइम पर जो है वो यहाँ से इस टोल से ये सामने वाला व्यक्ति निकला, या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस बीच, या कोई गाड़ी गायब हो जाए बीच से, लुटेरे वुटेरे बहुत सारी चीजें होती है ना। तो ये लापरवाही के कारण बहुत बड़े क्राइम्स हो सकते हैं, तो उसको रोकना जरूरी है। तो आप आगे चल के जब SP वगैरह बनोगे, तो इन्हीं सब चीजों पे तो आपको ध्यान देना है। तो आपकी नजर भी ऐसी चीजों पर पड़नी चाहिए, यही तो पर्सनालिटी डेवलप करनी है आप लोगों को, कि नजर होनी चाहिए भाई कि ये गड़बड़ी है, इससे देखो कितनी बड़ी दुर्घटना जो है वो घट सकती है एक छोटी सी लापरवाही के कारण। दो चार पैसे जो है वो 20 30 50 रुपए जो है वो कमाने के चक्कर में एक गाड़ी से आप जो है वो बड़े एक क्राइम को जो है वो न्योता जो है वो दे रहे हो। अब बेनिफिट होते हैं इसके काफी सारे, फास्टैग के बेनिफिट हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये चीज ध्यान में रखना है, NHAI इंप्लीमेंट करती है और मैनेज करती है फास्टैग को, ठीक है? ये लिख लेना जिसको नहीं बताया तो। ये कैसे काम करता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। इसका एडवांटेजेस सुन लो आप। जीरो कॉन्टैक्ट, सेफ और फास्टलेस ट्रांजेक्शन होता है, कम फ्यूल वेस्ट होता है। बट ऐसा नहीं है यार, पता है बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं इसमें भी। जो कहा गया था ना कि आपको अगर कितना 15 सेकंड या 30 सेकंड ऐसा बोला गया था ना कि आप रुकोगे तो आपको फास्टैग नहीं देना पड़ेगा, सब कहने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी बहुत देर देर तक रुका हूँ, 10 10 15 15 मिनट तक कई बार लाइन में जो है वो खड़ा हुआ हूँ मैं फास्टैग के लिए। फालतू की बातें हैं, क्योंकि कई बार किसी का रिचार्ज खत्म हो गया तो वो फिर रिवर्स करा रहे हैं गाड़ी को, है। तो बड़ी आफत है भाई कई बार। टोल प्लाजास पे ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग इंप्रूव होती है, बट ये मैंने जो आपको बताया ना, इसमें चैलेंजेस बताए मैंने आपको साथ ही साथ पढ़ाते पढ़ाते कि भाई ये चैलेंजेस है। और जब आप अपने आंसर्स को लिखेंगे तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आपके आंसर्स बनेंगे ना, तो आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, ठीक है? फास्टैग सिस्टम इंडिया में मैंडेटरी कब से हुआ, कोई बता सकता है? इंडिया के अंदर फास्टैग सिस्टम जो है वो मैंडेटरी कब से हुआ, लिख लेना भैया, 2021।
इंडिया के अंदर फास्ट टैग सिस्टम 2021 की शुरुआत में जो है मैंडेटरी कर दिया गया था। ठीक है। आप अपने फास्टैग एनुअल पास को जो है एक्टिवेट कर सकते हो राजमार्ग यात्रा ऐप से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट से, एनएचएआई पोर्टल से। एक बार एक्टिवेट हो गया तो पास जो है वो आपके एग्जिस्टिंग फास्टैग के साथ जो है वो लिंक कर जाएगा, और ट्रिप का काउंट होगा, टोल कितने डिडक्ट हुए वो ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएगा। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी जो है वो किस तरीके से जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव को प्रमोट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा, ट्रैफिक कंजेशन रिड्यूस होगा, टोल बूथ्स पे जो डिले होते हैं वो रिड्यूस होंगे, है ना। प्रीपेड मॉडल जो है वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंकरेज किया जा रहा है। बस यही चीज है और कुछ नहीं है इसके अंदर। दैट्स इट। आरएफआईडी का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ, बिना देखे। बिना देखे आरएफआईडी का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है। अभी तो ये भी कर रहे हैं गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करी एक हाइब्रिड सिस्टम, जिसमें जो हमारी आज की डेट में जो नंबर प्लेट तैयार बनाई गई है ना, तो उस नंबर प्लेट को जो है वो, आपको पता है कि आज की डेट में इंडिया के अंदर ये भी मैंडेटरी हो गया है कि पहले तो हम लोग सिर्फ नंबर प्लेट वाले के पास जाकर बढ़िया नंबर प्लेट जो है बनवा लेते थे, अब ऐसा नहीं है। अब गाड़ी जब आप खरीदते हो तो आरटीओ से नंबर प्लेट भी आती है, और आजकल तो डायरेक्ट शोरूम वाले गाड़ी पे नंबर प्लेट लगा के ही डिलीवर जो है वो कर रहे हैं। राइट, थोड़ा सा टाइम जो है वो लेते हैं, या फिर कुछ समय के लिए टेम्प्रेरी नंबर देते हैं, और फिर मैंडेटरी होता है कि वहीं से जाकर वहीं शोरूम पे ही जो है वो आपका नंबर आता है गाड़ी का, पता है ना आपको। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जिसको हम लोग बोलते हैं, HSNP। ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन को जो है वो कंबाइन किया जा रहा है आरएफआईडी से। चलिए, बस इतना ही था गाइस, ये वाला टॉपिक। मैंने आपको कल मिसाइल्स के बारे में जो है पढ़ने के लिए जो है वो कहा था, तो उसी में होपफुली आपने पढ़ लिया होगा, तो ये वाली चीज आपको जो है पता लगी गई होगी। इसमें एक फतह हाइपरसोनिक मिसाइल हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि मैक, इसको मैक बोलते हैं, ठीक है, मार्च नहीं बोलते, मैक बोलते हैं। 13 से 15 मैक की इसकी स्पीड है, यानी कि 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये मिसाइल जाकर अपने टारगेट को जो है वो अटैक करती है। राइट, तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए इस मिसाइल के बारे में। इसको जो है वो डेवलप किया है किसके द्वारा, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा। ठीक है, ये चीज जो है वो ध्यान में रखिएगा। अच्छा, पता है आपको एक और फैक्ट मैं बताऊं, ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कॉर्प्स जो है, ये बेसिकली ईरान की एक मिलिट्री विंग है, पता है। आपको पता है एक और चीज, यूनाइटेड स्टेट्स ने इस ईरान की मिलिट्री विंग को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर किया हुआ है, और भी काफी सारी कंट्रीज ने। सोचो, आप एक कंट्री की मिलिट्री को जो है वो आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो लिंक कर रहे हो। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, आईआर के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंधु तो मैंने आपको बता ही दिया था, आपने पढ़ा भी होगा इस चीज के बारे में, ऑपरेशन सिंधु के बारे में। गवर्नमेंट का इवैक्यूएशन मिशन है ये, जिसको नहीं पता लिख लेना, जिसके थ्रू इंडियन सिटीजन्स को जो है वो वापस लाया जा रहा है, स्पेशली स्टूडेंट्स को, ईरान से, वॉर अफेक्टेड एरिया से। राइट। ठीक है, आर्मेनिया सेफ कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये पूरा ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। 24/7 कंट्रोल रूम जो है वो सेटअप किए गए हैं न्यू दिल्ली के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, जिससे कि जितने लोग आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जा सके। बस दैट्स इट। तो ये चीज थी गाइस, ये वाला एक टॉपिक जो है वो छूट गया था। अब एक और टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। होपफुली नई वाली स्क्रीन आपको जो है वो दिख रही होगी, क्योंकि स्क्रीन शिफ्ट करने में कई बार थोड़ी सी समस्या जो है वो फेस करनी पड़ती है। चलिए, अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है गाइस, ये बेसिकली आपका जो टॉपिक है गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम से जो है वो जुड़ा हुआ, ये टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। आइए इस पर जो है वो हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। एक सेकंड रुकिएगा। आपको बता दूं, ये वाला टॉपिक जो है वो 1 अप्रैल 2025 की पीडीएफ का ये टॉपिक है। तो गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम लिख लो, गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम। अब इसकी नई गाइडलाइंस सामने आई हैं, जिसे रिसेंटली आरबीआई ने रिलीज किया था, और स्कीम का गोल है कि घरों में, मंदिरों में, और जितने भी इंस्टीट्यूशन में पड़ा हुआ फिजिकल गोल्ड जो है उसको इकोनॉमी में प्रोडक्टिव एसेट के रूप में यूज करना। यानी कि जो घर में जो गोल्ड पड़ा रहता है ना हमारे, तो ये स्कीम ऐसी लाई गई है कि भाई आप उस गोल्ड को जो है वो लाकर हमारे यहाँ पर जो है वो जमा करवाओ, जिससे कि उसका उपयोग जो है वो किया जा सके हमारी इकोनॉमी को रन करने के लिए। जैसे एज सिंपल एज दैट, आपके घर पर जो पैसा लॉकर में पड़ा हुआ है, या आपके पास जो कैश आपके हाथ में है, आपको पता है वो किसी काम का नहीं है अंटिल अनलेस कि जब वो इकोनॉमी में रोटेट ना हो। राइट, और मेन ऑब्जेक्टिव बैंक्स का यही होता है कि पैसों को जो है वो रोटेट करना।
जब पैसा जो है वो रोटेट होता है ना, तब उससे इकोनॉमी आगे बढ़ती है। कैसे बढ़ती है उसके पीछे के कॉन्सेप्ट भी समझो। इकोनॉमिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ लिया तो इकोनॉमिक्स के मैं आपको बता रहा हूँ 50% टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो क्या होता है कि जब जब हमारा पैसा बैंक में हम डालते हैं, तो वो पैसा किसी और के पास एज अ लोन के तौर पर जाता है। और जब कोई व्यक्ति लोन लेता है, तो वो अपने बिजनेस के लिए लेता है, राइट, डेवलपमेंट के लिए लेता है, मतलब वो लोन लेकर कहीं ना कहीं खर्च करता है। तो जब वो एक्सपेंडिचर करेगा ना, तो इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर से पैसा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जो है वो जाता है। और ऐसे करके हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो होता है। यस। तो रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेंडिचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आपसे बोले ना कि इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या लगती है जिससे कि देश का डेवलपमेंट हो सकता है, तो आप याद रखना, एक ही सिर्फ इसका आंसर है, वो है एक्सपेंडिचर, खर्चा। जब आप खर्चा करते हो ना, तब उससे इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ती है, राइट। बट यस, खर्चे में इन्वेस्टमेंट आता है, राइट, सेविंग्स भी आ सकती है। बट अगर आप एफडी के तौर पर जो है वो सेविंग करें, बैंक में जो है अकाउंट पे रखें, तो वो सही है। आपके घर पे तिजोरी में आप पैसा जो है वो रख रहे हो, दैट इज नॉट नॉट यूजफुल फॉर इकोनॉमी, है ना। वो इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है घर पे पड़ा हुआ पैसा। तो यही चीज आरबीआई बोल रही है कि भाई आपके घर पे जो गोल्ड पड़ा हुआ है, उसको लेकर आओ, इकोनॉमी में हम डालते हैं, उससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा, आपको हम रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आप अपना पैसा जब अपने बैंक अकाउंट में रखते हो, तो आपको सेविंग अकाउंट पे कुछ इंटरेस्ट जो है वो मिलता है ना, सेम वैसे ही ये बोल रहे हैं कि भैया गोल्ड को आप रखिए बैंक में, आपको हम बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे, आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी देंगे, रखिए आप। तो आरबीआई ने गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम की नई गाइडलाइंस जारी करी है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि बैंक को इंसेंटिव्स करना, ताकि वो ज्यादा गोल्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट करें। कि ये बैंकों से बोल रही है आरबीआई कि भैया देखो, बैंक वालों आप स्कीम्स निकालो, और जिससे कि आपके बैंक में ज्यादा से ज्यादा गोल्ड डिपॉजिट हो, ठीक है। कि जो रखा हुआ जो गोल्ड है ना लोगों के घर में, उसको प्रोडक्टिव यूज में जो है वो लाने के लिए ये स्कीम लाई गई है। पहला पॉइंट तो आपको ये समझना जरूरी था इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड देता हूं। लिख भी लो, आपने गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम लिख लिया। सबसे पहली चीज जो है वो आप ये लिखिए गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम के अंदर, कि ये नवंबर 2015 में लॉन्च हुई थी। कब इंट्रोड्यूस हुई थी? नवंबर 2015 में। ऑब्जेक्टिव यही कि घरों में जो लोगों के गोल्ड जो पड़ा हुआ है, उसको लोग जो है वो लाकर बैंक में रखें। इस स्कीम के थ्रू फिजिकल गोल्ड जो है वो बैंक के पास डिपॉजिट किया जा सकता है। बैंक उस गोल्ड को फर्दर लैंड, सेल या आरबीआई को डिपॉजिट कर सकती है, राइट। अब इस स्कीम में क्या फायदे होंगे, तो ये बात भी आप समझो। इसके कंपोनेंट लिख लो आप, कंपोनेंट ऑफ गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स। इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट होता है, लिख लेना ये आप, शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट, उसके आगे भी लिख लेना 1 से 3 साल। फिर एक होता है मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट, 5 से 7 साल। और एक होता है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट, ये होता है 12 से 15 साल का। तो हमने क्या देखा, 1 से 3 साल के लिए एक स्कीम है, एक स्कीम है 5 से 7 साल के लिए, एक स्कीम है 12 से 15 साल के लिए। तीन यानी कि इसके अंदर आप कह सकते हो कैटेगरीज हैं, ठीक है, तीन ऑप्शंस हैं। अब सुनना बात बहुत ध्यान से। सबसे पहली चीज शॉर्ट टर्म, यानी कि 1 से 3 साल के लिए आप क्या कर रहे हो, आप बैंक के पास गोल्ड रख रहे हो। तो बैंक जो है वो इंटरेस्ट डिसाइड करती है, और कि सामने वाले व्यक्ति को जो है वो कितना मिलेगा, राइट। आपने अगर गोल्ड रखा, तो आपको जो है वो उस गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जैसे ही वो टेन्योर खत्म होता है, जैसे आपने 1 साल के लिए रखने का डिसाइड किया, आप 1 साल के बाद जो है वो निकालोगे, तो या तो आप गोल्ड ले लो बैंक से, फिजिकल गोल्ड ही मिलता है, या फिर उसका इक्विवेलेंट पैसा जो है वो मिल जाता है रिटर्न के तौर पर, कि उसकी क्या प्राइस चल रही है गोल्ड की। तो वो चीज हो सकता है। एक मीडियम टर्म होता है, मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट, गवर्नमेंट लिखा है ना, तो इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स्ड है 2.25%। इसमें लिख लेना, शॉर्ट टर्म में लिख लेना कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक्स डिसाइड करती है मार्केट को देख के। दूसरा, 5 से 7 सालों के लिए जो गोल्ड बैंक के पास रखते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट फिक्स करती है, और फिक्स इंटरेस्ट रेट 2.25% का है, राइट, जो सरकार जो है वो निर्धारित कर रही है आरबीआई के साथ बातचीत करके, राइट। ये चेंज भी हो सकता है। इसमें भी 12 से 15 साल के लिए वाला जो है, ये भी गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है। और इसमें लॉन्ग टर्म वाला जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, इसमें रिटर्न जो होता है आफ्टर मैच्योरिटी रुपीज या गोल्ड में रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। 2.5% इसमें बताया गया है, बट ये गवर्नमेंट आरबीआई के साथ कंसल्ट करके डिसाइड करती है। तो ऐसे ही इन्होंने तीन कैटेगरीज रखी है कि भाई आप आओ, अपना गोल्ड जो है वो बैंक के पास रखो, और उसके एवज में आप इंटरेस्ट जो है वो पाओ। क्योंकि घर में जो गोल्ड रखा हुआ है, उससे तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है ना। हाँ यस, ये चीज मिल रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है, वैल्यू के साथ साथ अगर आपको इंटरेस्ट भी मिले, तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।
है ना। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है। और आरबीआई ने बैंक्स को अलाउ किया है कि वो अपनी हिसाब से ही गोल्ड, मतलब अपने डिस्क्रिशन पर, यानी कि अपने खुद के हिसाब से, खुद से ही गोल्ड एक्सेप्टिंग ब्रांचेस जो है वो बढ़ाएं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई की ब्रांचेस है, एसबीआई छोड़ो, चलो एचडीएफसी लेते हैं। एचडीएफसी की जो है ब्रांचेस है, तो किस ब्रांच में जो है वो गोल्ड एक्सेप्ट होगा नहीं होगा वो बैंक खुद डिसाइड कर लेगी। ये आरबीआई ने नई गाइडलाइंस में जो है वो बोल दिया, जो यहां पर आपका मेंशन होगा, लिखा ना कि शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट जो गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम के अंडर आती हैं, तो बैंक्स अपने डिस्क्रिशन पर जो है वो डिसाइड कर सकती हैं कि उनको और कितनी ब्रांचेस जो है वो ओपन करनी है। तो ये नई रूल्स के अंदर आया है। बैंक को अलाउ किया गया है कि वो कलेक्शन और मेल्टिंग चार्जेस नेगोशिएट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि गोल्ड ऑब्वियस है, जब मेल्ट होता है गोल्ड तो उसमें कुछ, जैसे होता नहीं, आप दुकान में जाते हो गोल्ड को जब कटवाने, तब दुकानदार जो है वो जिस रेट में आपने गोल्ड लिया वो एग्जैक्ट उस ग्राम्स के हिसाब से नहीं लेता, उसमें कुछ आपने सुना होगा कि डिजाइनिंग का कॉस्ट जो है वो काट लिया जाता है ना। मेकिंग चार्जेस, ये टर्म आपने सुना होगा अक्सर गोल्ड लेते समय कि मेकिंग चार्जेस इतने लग रहा है, तो वो डिडक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो किसी काम के होते नहीं है ना। और उसमें भी कुछ इंप्योरिटीज भी होती हैं कई बार, तो उसको भी हटा ली जाती है। क्योंकि आप देखना, अगर एक्चुअल में जब गोल्ड में जब मेल्ट किया जाता है ना, आप अंगूठी रखना, फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम की अंगूठी है, पर जब उसको आप मेल्ट करोगे ना, एक्चुअल गोल्ड जो निकल के आएगा वो फिर 10 ग्राम नहीं होगा। मेल्ट होने के बाद हो सकता है कि वो 8 ग्राम या 9 ग्राम रहे। समझे आप। तो ये चीज आजमा के देख लेना, या कोई इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो उसको पता लग ही गया होगा, या आपने भी कई बार किया होगा। ये नॉर्मल सी चीज है, कोई बड़ी बड़ी भारी चीज नहीं है। तो आप ये चीज समझ गए होगे कि यार बिल्कुल एग्जैक्ट जो चीज आप खरीदते हो वैसे मार्केट से उसका रिटर्न एग्जैक्ट उस, आप सोच रहे हो ना कि 1 तोला है हमारे पास तो उसका 1 तोला एग्जैक्ट मिलेगा, नहीं मिलता है। क्योंकि मेकिंग चार्जेस कटते हैं, इंप्योरिटीज के चार्जेस जो है वो कट जाते हैं, राइट। बहुत सारी चीज होती है ऐसी। नेक्स्ट, प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस में भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दे दी गई कि कितना प्योर है कितना नहीं है, वो बैंक खुद से जो है वो डिसाइड करेगी। और ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो किए गए हैं कि बैंक अपनी मनमानी भी ना कर पाए, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड लिस्ट जो है वो उन्होंने दे दी है। तो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको एक कंपोनेंट बस पता होना चाहिए गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम के। और ये नई चीज जो है वो ये लोग इसलिए जो है वो लेकर आए थे क्योंकि लोग जो है बहुत कम पार्टिसिपेट कर रहे थे, राइट, इन सब चीज़ों के ऊपर। तो स्कीम जो है वो फेल जो है वो होती जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि नई गाइडलाइंस लेकर आते हैं जिससे कि उसमें और थोड़ा फायदा जो है वो किया जा सके। ऐसे ही सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, ये भी हुई थी नवंबर 2015 में ही लॉन्च, है ना। सेम वही चीज़ कि बॉन्ड्स जो है वो इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखो, यहाँ पर आपको फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना, आपको बॉन्ड जो है वो, बॉन्ड मतलब समझते हो आप, एक पेपर होता है ना। आप फिजिकल, जैसे आपने कई बार देखा होगा, आजकल ऑनलाइन गोल्ड खरीदने का एक सिस्टम जो है वो बन गया है। ऑनलाइन गोल्ड मतलब कि आपके वॉलेट में जो है, जैसे पेटीएम वगैरह में था, मैंने भी बहुत जो है परचेज किया था, म्यूचुअल फंड्स वगैरह की एप्लीकेशन होती है, उसमें गोल्ड खरीदने का एक वो रहता है ऑप्शन। तो वो गोल्ड जो होता है ना, वो आपका फिजिकल गोल्ड नहीं होता, वो बेसिकली ई गोल्ड आप कह सकते हो। कि आपने आज की रेट में फॉर एग्जांपल गोल्ड की जो वैल्यू चल रही है, उस वैल्यू के हिसाब से आपने गोल्ड जो है वो खरीद लिया, तो वो आपके वॉलेट में चला गया। अब जब आपको जिस दिन बेचना हो, तो उस दिन आपके वॉलेट में जितना ग्राम गोल्ड है उस हिसाब से उस दिन की वैल्यू के हिसाब से बिक जाएगा। मतलब एग्जैक्टली कोई फिजिकल गोल्ड नहीं है, बट उसकी वैल्यू के हिसाब से पूरा गेम जो है वो यहां पर चल रहा है। और इवन एप्लीकेशंस वगैरह जो होती हैं वो ये भी ऑप्शन देती हैं कि अगर आपको बिस्किट मंगाना है तो आप एक टाइम के बाद जो है वो आप अपने घर पर डिलीवर करवा सकते हो बिस्किट, या जो भी ज्वेलरी वगैरह। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, बस यही था इसके अंदर, और कुछ नहीं है। हाँ, ये चीज, इसके फीचर जो है वो ध्यान में रखो। गोल्ड ये सॉवरिन गोल्ड स्कीम, सॉवरिन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। और सॉवरिन का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जब भी ये सॉवरिन शब्द यूज होता है ना, बॉन्ड स्कीम्स के आगे सॉवरिन बॉन्ड्स जो होते हैं ना, वो सरकारी बॉन्ड्स होते हैं। तो सॉवरिन जहां यूज होगा तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि सरकारी बॉन्ड की यहाँ पर बात हो रही है, जिससे बेसिकली मार्केट से जो है पैसा उठाया जाता है। तो ये गोल्ड के आधार पर मार्केट से पैसा उठाया जा रहा है कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको भी जो है वो उस वैल्यू का रिटर्न जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस साथ ही साथ इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा एनुअल बेसिस पर या मंथली बेसिस पर, जो भी बॉन्ड में डिसाइडेड होता है, जो भी आप कैटेगरी का बॉन्ड जो है परचेज करते हो। तो फीचर्स यही है कि इसके अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, इंडिविजुअल्स, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ये खरीद सकते हैं इस बॉन्ड को। यानी कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन खरीद सकता है, ट्रस्ट खरीद सकता है इंडिया का। अब इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा मिनिमम 1 ग्राम का गोल्ड, और मैक्सिमम 4 किलो का गोल्ड एक इंडिविजुअल के लिए और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए,
और 20 किलो ट्रस्ट के लिए रखा गया है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, आप मिनिमम 1 ग्राम से शुरू कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, और मैक्सिमम अगर आप इंडिविजुअल यानी कि आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप 4 किलो तक इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई ट्रस्ट है, ऑन पेपर ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, तो आप उस ट्रस्ट के नाम पर 20 किलो तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गोल्ड का, यानी कि इस बॉन्ड पे ले सकते हो। और आपको हर साल जो है वो 2.5% रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, और आपको सेमी एनुअली इसका पेमेंट जो है वो होगा, यानी कि हर 6 महीने में आपके अकाउंट में जो है वो इसका इंटरेस्ट गिरेगा। 8 साल का इसका टेन्योर है, और आप जो है वो 5 साल के बाद जो है वो एग्जिट कर सकते हो, कि 5 साल के बाद आप बोल सकते हो कि नहीं भाई अब मुझे अपना पैसा पूरा निकालना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो है वो 1 किलो गोल्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो किया, राइट, 1 किलो गोल्ड का। अब हर महीने उस गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट जो है वो आपके अकाउंट पे गिरेगा 2.5% के हिसाब से। प्लस फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि 5 साल के बाद जो है वो आपको पैसा पूरा वापस निकालना है, तो 5 साल के बाद 5 ईयर्स के बाद जो है आप गोल्ड की जो उस समय वैल्यू चल रही है उस वो पूरी वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी विड्रॉ करने पे। तो लॉक इन पीरियड जो है वो इसका 5 ईयर्स का है, ये चीज ध्यान में रखना, और टेन्योर 8 साल की है स्कीम का है। अच्छा, क्या उससे पहले नहीं निकाल सकते? यस, निकाल सकते हो, बट उसमें फिर कुछ चार्जेस काटे जाते हैं। ऑप्शन होता है, सभी चीज का ऑप्शन होता है, और वो बैंक वाले जो है आपके लिए इजी कर देते हैं, क्योंकि वो उस बॉन्ड को जो है वो किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, राइट, बट उतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी कि आपने आज फॉर एग्जाम्पल 1 किलो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट जो है वो किया, वो जो बढ़कर आएगा अमाउंट रिटर्न, तो उस पर जो है वो सरकार जो टैक्स लेती है ना, कैपिटल गेन टैक्स, जैसे जमीनों पे होता है अक्सर। आप देखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आपने जमीन जो है वो खरीदी, और आज से 5 साल के बाद उस जमीन की कीमत जो है वो जस्ट डबल हो गई, बट आपको एग्जैक्ट डबल जो है वो नहीं मिलता है। सरकार जो है वो उसका कैपिटल गेन टैक्स जो है वो काट लेती है। 30% है ना, आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना। तो 30% जो है वो जैसे लॉटरी की बात करते हैं यार, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में, आप 7 करोड़ रुपए आपने जीत लिए, तो डू यू थिंक आपको वो 7 करोड़ रुपीज मिलेंगे? नहीं, उसको कट कुटा के जो है मिलते, 30% कट जाता है इन सब में। अब तो वो भी लीगल भी कर दिया ना, तो 30% का ही इसमें लीगल भी किया हुआ इन लोगों ने। ये जो बेटिंग एप्स वगैरह जो है वो चलती हैं, तो उस पर भी सरकार ने जो है बोल दिया है कि खेलो, ड्रीम 11 खेलना है ना, खेलो, बट पूरा पैसा नहीं मिलेगा भैया, पैसे काट लिए जाएंगे। अगर 1 करोड़ रुपए जो है वो जीत रहे हो तो आएगा अकाउंट में 70 लाख रुपए ही। चलिए, इसको इसका भी डिसकंटिन्यूएशन इसका हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इसमें ज्यादा लोग जो है वो इंटरेस्ट जो है वो ले नहीं रहे थे। तो अब बस यही है कि लोग ज्यादा इंटरेस्ट लें, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट हो, इसलिए आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस जो है वो थोड़ी सी रिलैक्स करी है बैंक्स के लिए। ठीक है। इंडिया का गोल्ड रिजर्व जो है वो लिख लेना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल गोल्ड और रिजर्व इंडिया के अंदर जो है वो 2015 तक 501.83 मिलियन टन है। बिहार में 44%, राजस्थान में 25%, कर्नाटक में 21%, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड के माइनर शेयर्स हम लोग को देखने को मिलता है। कर्नाटक 80% इंडिया के, ये तो पता ही होगा आपको, के एफ जी के जी एफ है ना कर्नाटक, के जी एम गोल्ड माइंस बोलते हैं ना, गोल्ड फील्ड्स ये है ना, यस, कर्नाटक गोल्ड फील्ड्स, के जी एफ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट और डीपेस्ट गोल्ड माइन है पूरे दुनिया भर की। और इंडिया सेकंड, ये सब पॉइंट लिख लेना, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है पूरे दुनिया भर में। गोल्ड इंपोर्ट भी जो है वो 30% जो है वो बढ़े हैं 2023-24 में। ठीक है। बट गोल्ड इंपोर्ट में जो है वो डिक्लाइन भी ऑब्जर्व किया गया मार्च में, ये न्यूज भी बहुत चली थी। ठीक है। गोल्ड प्राइस प्राइस जो है वो गोल्ड कैसे अफेक्ट जो है वो होते हैं, ऑब्वियस वैसे सप्लाई साइड फैक्टर कई बार होता है। अब भाई सप्लाई नहीं होगा, डिमांड जो है बढ़ी जा रही है, सप्लाई कम है, तो गोल्ड के प्राइसेस तो इंक्रीज होंगे ही होंगे। फिर डिमांड कम होगी, वो डिमांड सप्लाई का पूरा गेम होता है, मार्केट ड्रिवन होती है पूरी चीजें ये, बस। और इन्वेस्टर्स भी गोल्ड पे अच्छा खासा इन्वेस्ट जो है वो करते हैं, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है मानते हैं। और दूसरी चीज, इंडिया के अंदर तो गोल्ड एक प्यार है लोगों का, मुझे भी बहुत पसंद है। ओह, चलो, इंडस्ट्रीज की बढ़ती जा रही है, गोल्ड जो है उसका उपयोग आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कर सकते हो, डेंटिस्ट जो है वो उपयोग जो है वो करते हैं गोल्ड का, राइट, अपने उसमें प्रोस्थेटिक्स वगैरह के लिए। होता है ना कि सोने का दांत लगा दिया हमने एरोस्पेस एप्लीकेशंस में यूज होता है, सैटेलाइट की कोटिंग्स आपने देखा होगा, सैटेलाइट को कभी फोटो देखी होगी उसकी, तो बाहर जो उसकी कोटिंग दिखाई देती है, उसमें मेडिकल डिवाइसेस में सोना भस्म, सुना होगा आपने, हीरा भस्म, सोना भस्म, तो वो ये सब चीजें मेडिकल डिवाइसेस में।
इसका उपयोग जो है वो होता है। चलिए, गोल्ड की तो आइसक्रीम भी सुनी है मैंने, दुबई वगैरह मिलती है ना गोल्ड की आइसक्रीम। तो बस यही है, गोल्ड मोनेटाइजेशन को एनहेंस करना है, लोगों के बीच में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करने की, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो गोल्ड को जो है मोनेटाइज करें, यानी कि घर में पड़ा हुआ रखने की जगह जो है उसको इकोनॉमी में यूज आ सके, उस चीज पर जो है वो फोकस करें। क्योंकि आप देखो, आप गवर्नमेंट सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो, तो गवर्नमेंट के लिए, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए जो चीज बेनिफिशियल होगी उस चीज को प्रमोट करने पर आप टारगेट जो है वो करोगे। यस। चलिए, बस ये वाला टॉपिक था एक। अब हम आज के टॉपिक्स को जो है वो कवर अप करेंगे। तो चलिए गाइस, अब फाइनली सेशन को जो है वो आज आज के सेशन को यहां से शुरू करते हैं। राइट, पुराने टॉपिक्स मैंने जो है आपको बता दिए थे, वो एक्चुअली क्या, कल थोड़ा सा टाइमिंग ज्यादा हो गया था और टाइमिंग कम भी बचा था मेरे पास अपलोड करना था टाइम पर, क्योंकि कल यूरेनियम वाला टॉपिक जो है वो आ चुका था, तो उसमें थोड़ा सा जो है वो मैंने टाइम जो है वो लिया था आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। तो सुनिए, आज जो है वो 24 जून 2025 है। मैं हूं आपका एजुकेटर। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब, 24 जून वाले। सो आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो वीडियोस को रेगुलरली फॉलो किया करो। ये है ज्ञान सर हमारे, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोग के लिए अवेलेबल है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो। बताओ कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम के हिसाब से जो है वो आपकी प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है बैचेस के लिए। हमारे पास यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के कोर्सेज अवेलेबल है। कॉल करो, बताओ कौन से कोर्स, मतलब कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाती है, हर एक स्टूडेंट पर ध्यान दिया जाता है, डाउट्स वगैरह आपको जो होते हैं वो रिजॉल्व जो है वो किए जाते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। तो बिल्कुल ज्वाइन करो और लग जाओ अपनी तैयारी में। और यह है आज के टॉपिक्स 24 जून 2025 के, जिनको हम लोग कवर अप करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोग के वो कमेंट्स देख लेता हूं। और अभी तक तो आप लोग पेन और पेपर लेकर आ ही गए होंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। क्या इंट्रो का मैंने सोचा कि इंट्रो थोड़ी देर बाद दूंगा, पहले पुराने टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। तो अब मैंने इंट्रो दे दिया है, अब आपके कमेंट्स देख लेता हूं एक बार। आयुष गुप्ता, बहुत बढ़िया, रेगुलरिटी ऐसी मेंटेन रखिए। कुशल सिंगल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहम्मद रजा ने लिखा है, सर जी पेड बैच ली हूँ, वेरी गुड। जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं पेड बैच में उसको कवर अप करते चलो। गांव में जेरोक्स निकलवाने की सुविधा जो है हमारी, क्यों निकलवाने जेरोक्स, क्यों? नोट्स खुद से बनाओ ना, जेरोक्स निकलवा के किताबें खरीद के वो पड़ी रहेंगी किताबें, कोई मतलब नहीं है। आज की डेट में डिजिटलाइजेशन का यूज करो। और नॉर्मल सी चीज है, आपको टॉपिक्स पढ़ना है, अपने खुद के हाथ से नोट्स है वो बनाइए। क्योंकि खुद के हाथ से बनाए गए जो नोट्स होते हैं ना भाई, वही लॉन्ग टर्म तक रिवाइज भी होते हैं और याद भी वही रहते हैं। तो खुद के हाथ से नोट्स बनाइए, ठीक है, कोई जरूरत नहीं जेरोक्स जेरोक्स करवाने की किसी को भी। राइट। अब देखो, आपको गांव से देखो 79 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तो मैंने अब बचा दिया आपके 79 किलोमीटर। कहीं नहीं आना आपको, ना टाइम वेस्ट करना, ना दूर जाना है। रेगुलर जो टॉपिक्स आते हैं जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसके तो आप नोट्स बनाते ही हो, जीएस के भी अपने खुद के हाथों से नोट्स बनाओ, क्योंकि खुद के नोट्स जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। राइट, जो भी चीज काम काम की लगे, जैसे मैंने बोला ये काम की चीज, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आराम से जो है फोटो फोटो देख देख कर, स्क्रीनशॉट देखकर अपने नोट्स जो है वो बनाओ, और फिर नोट्स बनाने के बाद पूरे स्क्रीनशॉट को डिलीट कर दो, फिर उस नोट्स से रिवाइज करो। श्वेता यादव, वेरी गुड। आकांक्षा अग्निहोत्री ने लिखा है कि सर आप बहुत अच्छा जो है वो समझाते हैं। नहीं आकांक्षा, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, इसलिए आपको चीजें समझ में आ रही है। तो ये क्रेडिट आपके लिए है कि आप जो है वो बिल्कुल फोकस के साथ चीजों को कवर कर रहे हो। तो सभी लोग जिनको लगता है कि मैं अच्छा जो है पढ़ा रहा हूँ, वो रीजन ये है कि आप जो है वो अच्छे से जो है पढ़ रहे हो, आप फोकस के साथ जो है वो तैयारी कर रहे हो। तो क्रेडिट सिर्फ आप ही का है, क्योंकि आप मेहनत करोगे अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ तो सिलेक्शन आपका होगा। संतोष, बिल्कुल इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और जो भी कोर्स लेते हो ना, तो आप मुझे बता दिया करो कमेंट बॉक्स पे कि आपने जो है वो कोर्स ले लिया। और एक और चीज ये भी है कि जब आप फोन करोगे ना, तो वहां पर ये भी बता देना कि आप रेगुलरली करंट अफेयर्स के लेक्चर को फॉलो कर रहे हो, तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। राइट, ऑफर वगैरह पूछ लिया करो क्या ऑफर चल रहा है, तो थोड़े डिस्काउंट वगैरह मिल जाएंगे ना आपको, तो सही रहेगा। गोल्डी एलेक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। ईशा ठाकुर, अविनेश यादव, बहुत शानदार। बस ऐसे ही जो है वो रेगुलरिटी मेंटेन करो, आंसर जो है वो अपने लिखो। एक और स्टूडेंट का आ गया, स्वरचित। स्वरचित ने पहला कमेंट किया है आज इस
चैनल पर बिल्कुल सुरक्षित, ऐसे ही रेगुलरली जो है वो कमेंट्स है वो करते जाइए, क्वेश्चंस के आंसर जो है वो देते जाइए। एक दिन जब आपका सिलेक्शन होगा आप सभी लोगों का जो रेगुलर है, तो आप इंटरव्यू में बताना कि जाकर चेक करो हमारे कमेंट्स, आपको दिखेंगे कैसी मेहनत करते थे हम लोग। कोई भी वीडियो उठा के देख लो पिछले 1.5 साल का, उस पर क्लिक करोगे देखोगे मेरे कमेंट्स मिल जाएंगे आपको। ये होता है डेडिकेशन तैयारी करने का। चलिए, ईरान और एनपीटी क्राइसिस, कल भी मैंने आपको बताया हुआ था ईरान के बारे में कुछ चर्चा है। ईरान और इसराइल का मुद्दा आप लोग जान ही रहे हो, बहुत आगे बढ़ गया है। यूएसए भी इन्वॉल्व हो गया, यूएसए ने भी ईरान की साइट्स को जो है वो तबाह कर दिया था। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, इसमें मेनली हम लोग एनपीटी के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में। इस चीज को समझेंगे। 13 जून 2025, इस दिन इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर मिलिट्री स्ट्राइक करी। यानी कि जहां जहां पर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स थी वहां पर इसराइल ने बॉम्ब फेंक दिया। इसके तुरंत बाद ईरान की पार्लियामेंट एक बिल लेकर आई जिसमें एनपीटी से विड्रॉ करने की बात हो रही थी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से विड्रॉ करेंगे ये। किसी को आइडिया एनपीटी क्या है? हल्का सा शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो एक लाइन में लिखकर बताओ। आपको मतलब ये आपकी आपसे ही क्वेश्चन, चलो मैं पूछता हूं कि अगर कोई कंट्री एनपीटी से निकलती है तो क्या उसका इंपैक्ट केवल उस कंट्री तक सीमित रहेगा या फिर और बड़ा इंपैक्ट हो सकता है? तो इसका आंसर अभी आपको आज ही मिल जाएगा। आपको चीज समझ में आ गई कि क्या लफड़ा चल रहा है इसराइल और ईरान के बीच में। इसराइल ने जो है वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमले के बाद ईरान की पार्लियामेंट एक बिल लेकर आ जाती है, बोलती है कि हटाओ अलग, हमें अब एनपीटी से अलग होना है। समझे? अब एनपीटी है क्या, लिखो ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। हालांकि आप पढ़ोगे इसके बारे में, इसका वैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अलावा इसको न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी कहा जाता है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लिख लेना इसका पहले तो फुल फॉर्म, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब समझिए, आइए, ये एक हिस्टोरिक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के प्रसार को रोकना। पहला पॉइंट आप जो है वो लिखेंगे कि प्रिवेंट करना कि न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स ना खरीदे, ना इसकी बिक्री हो, ना कोई इसको ज्यादा मात्रा में अपने पास पोजेस करे, यानी कि रखे अपने पास ज्यादा मात्रा में। न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग अगर आप करोगे तो पीसफुल पर्पस के लिए करो। राइट, इसमें यही कहा गया, न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल पर्पस के लिए होनी चाहिए। क्या है पीसफुल पर्पस? इलेक्ट्रिसिटी बनाओ भाई वेपन्स की जगह। और कल मैंने आपको बताया भी है कि यूरेनियम को कितना एनरिचमेंट करेंगे तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा। बताओ जरा कमेंट बॉक्स पे लिखकर, कल के लेक्चर में डिस्कस किया था ना हमने। नेक्स्ट पॉइंट, ये ट्रीटी बोलती है कि पूरे दुनिया भर में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है सबको डिसआर्म करो। कोई न्यूक्लियर वेपन जो है वो किसी के पास नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे करके लोग, सभी कंट्रीज को बोलो कि अपने जिन जिन जो जो कंट्री न्यूक्लियर वेपन पोजेस करती है उनको बोलो कि भाई कम करो अपने वेपन्स को। बट क्या ऐसा हो रहा है? अपने सिपरी की रिपोर्ट भी पढ़ी, आपको याद हो तो। चाइना 100 न्यूक्लियर वेपन्स हर साल जो है वो जनरेट कर रही है, 100 न्यूक्लियर वेपन्स। जो ये ट्रीटी बोलती है उल्टा कि भाई कम करना है, बट मान नहीं रही। अच्छा, क्या इंडिया एनपीटी की सिग्नेटरी है? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो क्वेश्चन का आंसर। क्या हमने एनपीटी को साइन किया है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को? अब सुनो बात ध्यान से, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ये ट्रीटी साइन होती है 1968 में और 1970 से लागू हुई। ये लिख लेना। 191 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल ट्रीटीज में से एक है ये। 191 मेंबर स्टेट जो है वो इसकी है। इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल ने एनपीटी साइन नहीं किया है। नॉर्थ कोरिया ने 2003 में इससे विड्रॉ कर लिया था। याद रखना ये पॉइंट। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल नॉन सिग्नेटरीज हैं, हमने साइन नहीं किया। नॉर्थ कोरिया इससे निकल गई। एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि कौन से देश ने एनपीटी कभी साइन नहीं किए? इंडिया, ईरान, चाइना, यूएसए। आंसर बताओ।
सिर्फ 5 कंट्रीज को न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स माना गया है जिन्होंने 1967 के पहले जो है वो टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट, जो कि है यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना। P5 बोलते हैं ना जिसको हम लोग, लिख लेना, क्योंकि इन्होंने इस ट्रीटी से पहले ही जो है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है वो कर ली थी, इसलिए ये न्यूक्लियर स्टेट जो है वो माने गए। समझे आप? तो इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको जो है वो ऑलरेडी बता ही दिया है कि पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग होना चाहिए। वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पर लिखी कि पूरे दुनिया भर में धीरे धीरे करके न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो कम कर दो। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ये ट्रीटी ऑथराइजेशन देती है कि आप इंस्पेक्शन करो, जाकर चेक करो कि सभी कंट्रीज, ये लिख लेना ये वाला पॉइंट, कि कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन पोजेस तो नहीं कर रही। जो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज हैं, तो वहां पर जा जाकर चेक करो उनकी साइट्स में। मैंने आपको बताया था ना कल के लेक्चर में भी, IAEA जो है वो गई थी ईरान में, और IAEA को शक हुआ कि ईरान जो है वो यूरेनियम को इतनी ज्यादा मात्रा में एनरिच कर रहा है कि वो न्यूक्लियर बम बना सकता है बहुत ही जल्दी। और आर्टिकल 10 जो है वो ये बोलता है कि कोई भी सिग्नेटरी जो है, जो विड्रॉ करती है इस ट्रीटी से 90 दिन के नोटिस के साथ, राइट, इफ नेशनल इंटरेस्ट को खतरा हो तो वो कर सकती है, अलाउ भी कर रहा है कि कोई जिसने भी साइन किया वो विड्रॉ जो है वो कर सकते हैं, कर सकती है इस ट्रीटी से। ये भी लिखा हुआ है आर्टिकल 10, इसका एग्जैक्टली आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं, बट इसमें ये कहा गया कि 90 दिन का नोटिस जो है वो देकर NPT से जो है वो कोई भी कंट्री निकल सकती है। समझिया? तो ईरान क्या कह रहा है भाई? आइए ईरान की बातें सुनते हैं हम। ईरान का कहना है कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी का उल्लंघन हुआ है क्योंकि इजराइल, जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर भी नहीं है, उसके सेफ गार्डेड न्यूक्लियर साइट्स पर जो है वो अटैक कर रहा है। इनने बोला कि भाई अगर इसराइल मेरे ऊपर अटैक करेगा तो भाई मुझे तो जी तोड़ जवाब देना पड़ेगा, और ये ट्रीटी जो है वो मुझे जवाब देने से रोक लेगी, क्योंकि आपने भाई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि मैं सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर यूज करूंगा। तो इस ट्रीटी से हटने का मतलब समझ रहे हो आप? इस ट्रीटी से हटने का साफ साफ मतलब ये है कि बेटा वक्त आने पे मैं न्यूक्लियर दागने के लिए भी रेडी हूं। तो ये डराएगा भी ईरान, जो इसने 2015 में डराया था कि फिर से वही अपनी हिस्ट्री जो है वो रिपीट कर रहा है। 2011, 12, 13, 14, 15 लगातार डराता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब उड़ा दूंगा मैं, बॉम्ब उड़ा दूंगा मैं। तो इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए यूएसए ने इसके ऊपर, बोल दिया। P5 कंट्रीज आई, P5 न्यूक्लियर डील के नाम से ये फेमस है, ये डील। तो P5 कंट्रीज है, उनने बोला कि भाई देख ईरान, तेरे को खाने कमाने नहीं देंगे अगर तूने न्यूक्लियर डील जो है वो साइन नहीं करी तो। और न्यूक्लियर डील साइन करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ईरान जो है वो यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वो अपना कम कर दे। बट वही है कि ईरान ने दोबारा से यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो शुरू कर दिया, क्योंकि अगेन यूएसए ने फिर से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे ना। ये यूएसए भी कम नहीं है ना यार, उसका ईगो जो है वो पता नहीं बीच बीच में जो है वोट करा जाता है। तो ईरान ने बोला कि नहीं भाई, मेरे को पहले भी तुम, मैंने साइन भी कर ली, न्यूक्लियर डील साइन कर ली, उसके बाद भी तुम जो है मुझे मेरे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाओगे तो यार जवाब तो दूंगा मैं। तो इसने फिर यूरेनियम एनरिचमेंट करना शुरू कर दिया ईरान ने। समझ रहे हो खेल को आप? तो ईरान बोल रहा है कि भाई इसराइल जो NPT सिग्नेटरी नहीं है, वो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, मेरी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर रहा है। ये तो गलत बात है ना यार, इवन यूएसए करने लगा मेरे ऊपर अटैक। तो मैं निकल रहा हूं भाई इस ट्रीटी से, क्योंकि ये मेरी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा है। ईरान को लगता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो न्यूट्रल होनी चाहिए, वो वेस्ट के इन्फ्लुएंस में काम करती है। बोल बोल रहा है ईरान ये वाली बातें, बट ईरान को भी पता है कि इसको जो है वो इस ट्रीटी से बाहर निकलना है, तभी जाकर दूसरी कंट्रीज को ये थोड़ा बहुत डरा सकता है। बट ईरान अपने ऊपर ही मुसीबत मोल ले रहा है, पता है आपको? यूएसए पूरा गेम चलाता है, और ईरान अगर यूएसए का एक ड्रोन फोड़ के उसको हल्के में ले रहा है तो ये ईरान की सबसे बड़ी भूल होने वाली है। और इन फ्यूचर जो है वो डर यही है कि जो हश्र यूएसए ने जापान का किया था, वो आने वाले समय में ईरान का ना हो जाए। समझ ही गए होगे कि मैं किस इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, हिरोशिमा नागासाकी। कब हुआ था, कौन सी ईयर में हुआ था? फैट बॉम्ब बोलते हैं ना, फैट बॉम्ब जो है वो दागा गया था, कौन सी ईयर में हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ।
यही डर है। पंगा तुम यूएसए से ले रहे हो, वो पूरा गेम चलाता है भाई, उसका पूरा गेम है। तुम उस बंदे के साथ जो है वो खेलने की कोशिश कर रहे हो जो बैट और बॉल दोनों ही उसकी है, रूल्स उसने बनाए हुए हैं। तो वो फिर बैंड बजाने की भी औकात रखता है, और जो ट्रम्प है, ट्रम्प संघी है बहुत बड़ा, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं अब आगे चल के। बट यस, ये सब चीजें मेंस में नहीं लिखनी, ये समझने वाली चीज है। मेंस में क्या लिखोगे कि बैठक करें हम लोग, पीसफुल टॉक्स करें, ईरान को जो है वो प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाए, उसको मनाया जाए, है ना, इसराइल को भी मनाया जाए, कि आप बैठ कर जो है वो समझौता जो है वो करें। बट वी नो अबाउट इट कि ये सब चीजें सिर्फ लिखने की होती है और बोलने की होती हैं, करने की चीजें अलग होती हैं। अच्छा, बाय द वे, हम लोगों ने क्यों इस ट्रीटी को साइन नहीं किया, क्या लगता है आपको? हमने क्यों साइन नहीं किया? ट्रीटी तो बहुत अच्छी है भाई, कि न्यूक्लियर का पीसफुल तरीके से यूज करो। बताओ आप, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, ऐसे क्वेश्चंस पहले भी जो है वो आ चुके हैं लिखने के लिए। ठीक है। अब ये स्टेप पूरा नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम को डीस्टेबलाइज कर सकता है गाइस। इसके इम्पैक्ट बहुत बुरे होने वाले हैं। वेस्ट एशियन कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया भी न्यूक्लियर ऑप्शन परस्यू कर सकता है। कई नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज पहले से ही एनपीटी की इनइक्वलिटी से डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि P5 कंट्रीज को परमानेंट प्रिविलेज मिलते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल भी ट्रीटी के बाहर है, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हुए हैं, पर उन्हें ग्लोबल आइसोलेशन फेस नहीं करना पड़ रहा। क्यों नहीं फेस करना पड़ रहा? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। याद रखना गाइस, इंसान की वैल्यू तब होती है जब उसके पास पावर होती है, पैसा होता है, या उसके पास कोई चीज होती है। जब आप लोगों के लिए एसेट होते हो ना, तब आपकी वैल्यू की जाती है। बट जब आप लोगों के लिए एसेट नहीं हो ना, तो आपकी वैल्यू नहीं होती। इस केस में ईरान को दबाया इसलिए गया क्योंकि ईरान किसी के लिए एसेट नहीं था। इंडिया को दबाया नहीं जा सकता, क्यों? इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया के ऊपर क्वेश्चंस उठाएगा अगर कोई, तो इंडिया उसके साथ डील नहीं करेगा। और डील बंद मतलब कि पैसा बंद। सब लोग अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। आज की डेट में आपसे अगर कोई बात कर रहा है ना, तो ये मत सोचना कि इमोशनली रिलेशनशिप कनेक्टेड है। इमोशनल रिलेशनशिप 1 साल 2 साल चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स। आजकल तो और कम हो गया है वो, 1 महीने 2 महीने भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद पूरा गेम जो होता है इंटरेस्ट का होता है। आज तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, लोग तुम्हें 2 3 बार जो है वो एंटरटेन करने के लिए रेडी हैं, कि चल कोई बात नहीं दोस्त, चल मेरे साथ खाना खा, कोई दिक्कत नहीं, तेरा पैसा नहीं है पार्टी के लिए, मैं देता हूं, चल मेरे साथ। चल मेरे साथ इसलिए क्योंकि उसको एक व्यक्ति चाहिए बैठने के लिए। उसे तुम नहीं चाहिए, उसे एक एंटरटेनर चाहिए। पहली चीज ये समझना। दूसरी चीज, तीसरी चौथी मीटिंग के बाद वो खुद गिनाने लगेगा कि यार मेरा बहुत खर्चा हो रहा है। गिनाएगा भी नहीं तो जनरली बोलेगा कि यार बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं यार। इनडायरेक्टली तुम्हें सुनाएगा वो। कभी आजमा के देखना ऐसी चीज है। अपने दोस्त से बोलना कि नहीं है पैसा, देखना बंद कर देगा आपके साथ उठना बैठना। आप बोलोगे नहीं नहीं सर, ऐसा थोड़ा ना होता भैया, ये कृष्ण और सुदामा का युग नहीं है, इंटरेस्ट का युग है, इंटरेस्ट का। जब स्टार्टिंग में तुमने किसी से बोला होगा ना कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तब हो सकता है कि कुछ लोग ने एकदम से तुमसे दोस्ती बनाई होगी, अच्छे रहे होंगे। बट जहां तुम्हारी तैयारी को 1 2 साल बीतेंगे ना, तो लोग सोचेंगे रहो यार, हो गया इसका सिलेक्शन, हटाओ। तुम्हें हल्के में ले लेने लगेंगे। इंडिया को कोई हल्के में नहीं ले सकता, ये लिखा हुआ है यहाँ पर पॉइंट, कि इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल भी ट्रीटी के बाहर हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हुए हैं, पर उन्हें ग्लोबल आइसोलेशन फेस नहीं करना पड़ा। अच्छा, आप बोलोगे अरे यार सर, पाकिस्तान तो भूखा नंगा है, उसको क्या दिक्कत है? चाइना, चाइना का दोस्त है ना, क्योंकि चाइना को काउंटर कर रहा है इंडिया को। अगर पाकिस्तान इंडिया से दूर होता ना, तो चाइना थूकता भी नहीं उसके ऊपर, मतलब उस लायक भी नहीं समझता कि थूकूं मैं। समझ रहे हो आप? चाइना पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक पपेट है, इंडिया को काउंटर करने के लिए। और इंडिया पावरफुल है हर चीज से। आज की डेट में हमने हमने अपने आप को पावरफुल बना लिया। हमने आईएएस क्रैक कर लिया भाई।
तो सब हमारे दोस्त हैं। आईएएस क्रैक नहीं हुआ तो कोई दोस्त नहीं है, याद रखना। पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड पैसा। बाकी सब चीजें जो सोच रहे हो ना कि अरे ये तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, कुछ नहीं होना। ये प्यार मोहब्बत इश्क, ये अभी एज है आप लोग की, लगता होगा कि अरे वाह यार कितनी केयर करती है वो कितना केयर करता है मेरा, है लगता होगा। कुछ नहीं बचती केयर वेयर, है ना। इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो, इफ यू आर नॉट प्रोडक्टिव यू आर नथिंग। अल्टीमेटली एक टाइम क्या हो जाता है कि करते ही क्या हो यार, तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। इन सब चीजों से बचना है तो सिर्फ अपने ऊपर काम करो, अपने आप को बेहतर बनाने के ऊपर, तो गेम तुम्हारा होगा यार। यही तो इंटरनेशनल रिलेशन है, लोग सिर्फ ये सब चीजें पढ़ते रहते हैं। आपको ये नहीं पढ़ना, आपको चीजों को समझना है कि ये हो क्यों रहा है। मैंने आपको बोला ना, इंडिया ने एनपीटी साइन क्यों नहीं करी, इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। हमारे बगल में बैठा हुआ पाकिस्तान, उसने भी साइन नहीं करी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डिटरेंस, कि क्यों बंदिश में बांधे भाई हम। तुम हमें P5 में नहीं ले रहे हो, और तुम ये एक्सपेक्ट करो कि हम जो है वो एनपीटी साइन करके तुम्हारे नीचे तुम्हारी बातें सुनते रहे हैं। हमें अपना कंट्रोल खुद चाहिए। किसी और दूसरे के हाथ में हम रिमोट नहीं पकड़ाते अपना, अपनी लाइफ का। हमें न्यूक्लियर बनाना होगा, हम बनाएंगे। वी नो अबाउट इट, कि कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं करना, तुमसे पूछ के नहीं करेंगे। तुमको बता के नहीं आऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। शक करना है शक करो, वरना भाड़ में जाओ, निकलो लाइफ से, गेट लॉस्ट। ट्रस्ट है तो रहने का, और नहीं है तो भाड़ में जाने का। और दूसरी चीज, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। दिस इज द माइंडसेट ऑफ ब्यूरोक्रेट। नेक्स्ट, काफी देशों ने इसराइल के अटैक की निंदा भी करी कि अरे यार ये इसराइल, मैं खुद कर रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, पर कोई एक्शन नहीं ले रहा इसराइल के ऊपर। जिस दिन कलेक्टर बनोगे ना, किसी से बदतमीजी से बात कर दोगे ना कि यार तुम यार अपने आप को ज्यादा समझ रहे हो क्या, बाहर बैठो जाके, ऐसे किसी से बोल दोगे ना, चाहे वो घर परिवार के लोग हो या कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कजिन आया है, आप किसी चीज में जो बिजी हो, आप उसको बोल दो, कलेक्टर बनने के बाद है, आप उसको बोल दो कि यार बाहर बैठिए यार, अब मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। वो अपने दोस्तों के साथ आया आपसे मिलने, आपने बोल दिया बाहर बैठिए आ रहा हूँ मिलने। या आपकी कोई फैमिली मेंबर आए, आपने बोल दिया बाहर बैठिए आ रहा हूँ। जब वो अपने दोस्त यारों के साथ जब बाहर जाएंगे ना, बोलेंगे देखो यार वो कितने बिजी हैं, अपन को बिठाए, देखो अब यहाँ पे पूरी चाय नाश्ता आएगा, पूरी व्यवस्था होगी, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। वो फ्री होके अपन को पूरा टाइम देंगे, इसलिए अपन को यहाँ बिठाया है। बट जब आज तुम आईएएस नहीं हो ना, तुम अगर किसी को बोल दो पढ़ाई कर रहे हो, बोल दो अरे बैठिए मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, वो तो क्या बोलेंगे, साले का एटीट्यूड तो देखो, बड़ा कलेक्टर बनने चला है। फिर वो आपसे बात नहीं करेंगे। दिस इज द गेम। इसराइल पावरफुल है क्योंकि उसने अपनी औकात दिखाई है। 6 डेज वॉर में उसने अपनी औकात दिखा दी। टेक्नोलॉजी के मामले में उसने अपनी औकात दिखा दी। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी बाप एजेंसी है, मोसाद। पढ़ना कभी उसके बारे में, उसको पता है कि उसकी औकात क्या है। तो जो व्यक्ति सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है ना, जिसको पता होता है मेरी औकात कितनी है, मेरी पावर कितनी है, वो किसी से नहीं डरता। उसने अगर ईरान को उड़ाया, तो कोई कंट्री उसको बोलने नहीं जा रही कि भैया क्यों किया आपने ऐसा, बल्कि चुपचाप ऐसे बोलती कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए यार। तो जब पावरफुल हो गए ना, तो लोग प्यार से ही बात करेंगे, भले तुम किसी से कितनी बदतमीजी कर दो। जब पावरफुल आदमी बदतमीजी करता है ना, तो उसको रिटेलिएशन फेस नहीं करनी पड़ती, बल्कि उल्टा बोला जाता है कि देखो हमारे भले के लिए बोल रहे हैं बड़े भैया। आज जब पावर नहीं, किसी से बदतमीजी कर दो ना, सामने वाला पलट के गाली बकेगा चार। तो अपनी औकात उतनी बनाओ कि तुम जब बोलो ना, तो लोग तुम्हें सुने। और ये दुनिया सिर्फ पावरफुल लोगों की सुनती है। तो बनाओ भाई, अपने ऊपर काम करो। तभी कि लगता होगा आपको कि अरे यार सर, आप आउट ऑफ द टॉपिक, दिस इज नॉट आउट ऑफ द टॉपिक।
ये तरीका है कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे चीजों को सोचना है। जब ऐसे सोचने लगोगे ना तो आंसर्स मिल जाएगा। जब ये थिंकिंग रखोगे तब पता रहेगा कि वाई इंडिया इज आउट फ्रॉम एनपीटी। क्योंकि जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं वो डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी है। जहां ये समझोगे तो हिडन चीजें समझ में आ जाएंगी कि ईरान के मैटर पे हम क्यों नहीं बोल रहे। वो यूरानियम एनरिचमेंट कर रहा है, हम क्यों नहीं बोल रहे। छावर पोर्ट भाई, पैसा लगा है हमारा, इंटरेस्ट। इकोनॉमिक सैंक्शन जब ईरान के ऊपर लगाया हुआ था तब यूएसए ने हमसे बोला था कि बेटा इंडिया, बेटा तो बोलने की बात नहीं है अभी उसकी, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर हम उससे हाथ नहीं मिलाएंगे तो इंडियन ओशियन रीजन पर जो है वो कुछ आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि हम पावरफुल हो गए इस क्षेत्र में। वो भी जानता है। अरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है इंडिया, तो इंडिया ने अपनी औकात बना ली। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जब ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे थे ना, यूएसए ने सैंक्शन लगाए थे, तो हमसे बोला था आकर कि इंडिया देखिए, आप जो है वो ईरान के साथ अगर दोस्ती करोगे तो हम आपके दुश्मन बन जाएंगे। हमने बोला डू वॉट एवर यू वॉन्ट, हमें अपने इंटरेस्ट की पूर्ति करनी है। हमने कंटिन्यू रखा ट्रेड, हमने कंटिन्यू रखा इन्वेस्टमेंट। क्यों नहीं रखेंगे, जहां हमारा फायदा होगा वहां करेंगे ना। जैसे हमें एक बार और धमकाया गया था रशिया के साथ दोस्ती करने के लिए, रशिया से S-400 खरीदने के लिए यूएसए ने। हमने बोला कि नहीं नहीं खरीदना भाई, तेरा फालतू सिस्टम। दोस्ती यारी और धंधेबाजी में चीजें अलग अलग होती हैं। तुम मेरे दोस्त हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे जो बोलोगे वो मैं करूंगा। मेरा टाइम है पढ़ने का तो मैं पढ़ूंगा भाई। मेरी पढ़ाई हो जाएगी फिर मैं तुम्हें फोन करूंगा, अगर तुम फ्री होगे तो चल लेना, नहीं है तो गेट लॉस्ट। आई डोंट केयर। मेरी प्रायोरिटी सेट है। तो लाइफ में जब अपनी प्रायोरिटी सेट करोगे ना तो आप सक्सेसफुल बनोगे। दिस इज इंटरनेशनल रिलेशंस। इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया क्योंकि वो इसे डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी मानता है। कि ये क्या हुआ भाई, चक्कर क्या है कि P5 नेशंस को तुमने सब दिया और हमें कुछ नहीं दे रहे हो। अरे यार ये लाइट का इशू बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर भी बारिश हो गई है। अभी एकदम से जो है वो ये डिस्कनेक्ट हो गया था पूरा सिस्टम। चलो ट्राई करते हैं फटाफट जो है वो और चीज़ों को कवर करने की। अगर इनकेस कोई इशू आता है गाइस तो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करिएगा। अगर एकदम से क्लास जो है वो कट जाती है बीच में तो इग्नोर जो है वो करिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू चल रहा है। क्योंकि अभी एकदम तेज बारिश हो गई, तो आपको पता ही है, आपके यहाँ भी हो रहा होगा कि ये टेक्निकल पावर कट्स जो है वो होते ही हैं। चलो अगर बाई चांस हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। कल जो है वो आपके टॉपिक जो है वो आ जाएंगे, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। ठीक है, ये एनपीटी का टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ गया, राइट, कि ईरान को जो है वो क्या तकलीफ हो रही थी और हमने जो है वो क्यों एनपीटी जो है वो साइन नहीं किया। और ईरान आज की डेट में जो है वो रिटेलिएट जो है वो कर रहा है एनपीटी से विड्रॉ करके। बस ये चीज़ जो है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और दूसरी बात है कि भाई इंडिया भी जो है वो, उसको भी चाहिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जैसे इंस्टीट्यूशन जो है, तो इंडिया जो है वो एक अपना बहुत अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन की हुई है। मतलब इवन हम इस ट्रीटी के सिग्नेटरी नहीं है, बट देन टू हमने कभी भी न्यूक्लियर का उपयोग जो है वो किसी को डराने के लिए, किसी के थ्रेट के लिए कभी नहीं किया, और ना हम करेंगे, राइट। तो ये चीज है कि हमारी डिफरेंस पॉलिसी के तौर पर हम लोग को देखने को था। अब देखो जो ये नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, एजुकेशन से जुड़ा टॉपिक है, और वो भी ये बेसिकली दिव्यांग बच्चों के लिए एजुकेशन का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो इंक्लूसिव एजुकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एजुकेशन का एक्सेस जो है वो सभी के पास जो है वो होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो डिसेबल्ड हैं या एबल्ड हैं, राइट। सबके पास एक्सेस होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड, राइट। कि सबके पास जो है वो पहुंचना चाहिए एजुकेशन, चाहे पैसा हो ना हो, एजुकेशन होनी चाहिए। डिसेबल्ड हो तो भी उनके लिए एजुकेशन होनी चाहिए। जेंडर गैप को एजुकेशन में फिनिश करना है, तो उसी के लिए ये एक अलग सेगमेंट आ रहा है दिव्यांगजन लोगों के लिए। तो अभी हाल ही में ये हम लोग को देखने को पड़ा, लिख लेना, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, DEPWD, NIOS और NCERT, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ये लिख लीजिए पूरे पॉइंट, ये तीनों के इनके बीच में एक MOU हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एग्रीमेंट हुआ, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि दिव्यांगजन लोगों तक एजुकेशन जो है वो पहुंचाना है, पहला पॉइंट। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ जो है वो अलाइन कर रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। तो आइए समझते हैं इस चीज को। जो दिव्यांग और नॉन दिव्यांग बच्चे जो है वो एक ही स्कूल में साथ पढ़े,
ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट, कि जिससे कि जो नॉन, जनरली क्या होता है कि जिनको कोई डिसेबिलिटी होती है ना, तो उनके लिए स्पेशलाइज स्कूल्स रखना नहीं है, क्योंकि अगर स्पेशलाइज स्कूल रखते हैं ना तो भेदभाव वो फील करने लगते हैं बचपन से ही कि हम अलग हैं, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जो है वो उनको शामिल करने पर टारगेट किया जा रहा है। और इसमें टीचर्स भी जो है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी कि कैसे जो है वो हैंडल करना है जो एबल्ड जो बच्चे हैं और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको एक साथ, राइट, जिससे कि उनको मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो कि सभी लोग जो है वो सभी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस एक बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि देखो, आप नॉर्मल सी चीज है, अगर आप सोसाइटी में लोगों को अलग रखोगे तो वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है फिर आगे चल के। तो इसलिए अब से बचपन से ही वो क्वालिटी जो है वो डाली जा रही है बच्चों में कि वो सोसाइटी को जो है वो जैसी है वैसे एक्सेप्ट करें, चीजों को समझें, है ना। तो ये चीज है। तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसके अंडर ये मैंडेटरी भी कर दिया गया है, राइट, कि इस एक्ट में कहा गया है कि हर स्कूल में एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग मटेरियल होना चाहिए दिव्यांगजन बच्चों के लिए भी। ठीक है, फ्री और आर्टिकल 21 के बारे में तो आप जानते ही हैं, आर्टिकल 21A, है ना, राइट टू एजुकेशन से एसोसिएटेड हम लोग को देखने को मिलता है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, लिखने की जरूरत नहीं, पॉलिटी के अंदर ही कवर करवाया जाता है आप लोगों के लिए। फिर इवन अगर हम बात करें, इंडिया जो है वो CRPD यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है, इसकी सिग्नेटरी है, ये फैक्ट लिखो आप। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इंडिया ने इसको जो है वो साइन किया है यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन को। इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नंबर 4 भी जो है वो